हेलो एवरीवन, आज हम लोग राष्ट्रीय आंदोलन और बिहार को कवर करने वाले हैं इम्तियाज़ अहमद की बुक से, जो कि बिहार एक परिचय है। इस बुक का ये अध्याय 3 है। इससे पहले जितने भी अध्याय को कवर किया गया है उन सारे के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जो कि आने वाले सभी एग्जामिनेशन के लिए बिहार के बहुत इंपॉर्टेंट है, बिहार स्पेशल में। आरंभिक ब्रिटिश विरोधी संघर्ष में जिस तरह बिहार की भूमिका महत्वपूर्ण रही है, बिल्कुल उसी प्रकार से देश में ब्रिटिश सत्ता के विरोध में राष्ट्रीय आंदोलन में भी बिहार की भूमिका उल्लेखनीय है। बिल्कुल कंसंट्रेट होकर सुनना है, सारी चीज़ें बहुत ईजी लैंग्वेज में है, स्टोरी की तरह सुनेंगे तो बहुत अच्छे से सारी चीज़ें कवर हो जाएगी। स्मरणीय है कि ब्रिटिश प्रशासन के विरोध में सत्याग्रह का भारत में पहला व्यापक प्रयोग गांधी जी ने चंपारण में किया है। तब से 1947 में देश के स्वतंत्र होने तक बिहार की जनता ने राष्ट्रीय आंदोलन के सभी चरणों में सक्रिय भाग लिया। आरंभिक ब्रिटिश विरोधी संघर्ष और राष्ट्रीय आंदोलन के स्वरूप और उद्देश्यों में अंतर था। आरंभिक सक्रिय संघर्ष मुख्यतः स्थानीय असंतोष और समस्याओं से प्रेरित थे और ये एकांतिक पृथक घटनाओं के रूप में थे। 1857 के महासंग्राम को छोड़कर के अन्य ऐसी सभी विद्रोहों का प्रभाव भी सीमित क्षेत्रों में ही रहा था। 1857 के संघर्ष का भी प्रभाव उत्तरी और मध्य भारत तक सीमित रहा था। इन विद्रोहों का उद्देश्य अंग्रेजों की सत्ता की जगह पूर्वकालीन रजवाड़ों, नवाबों और अन्य सामंती तत्वों के प्रभाव को बहाल करना था। राष्ट्रीय आंदोलन का उद्देश्य देश को ब्रिटिश शासन से मुक्त करना और जनप्रतिनिधियों के हाथ में सत्ता हस्तांतरित करना था। इसका नेतृत्व शिक्षित एवं नगरीय मध्यम वर्ग के हाथ में था। इस आंदोलन में ये चेतना सुस्पष्ट थी कि भारत के सभी लोग एक हैं, उनकी समस्याएं एक जैसी हैं और स्थानीय समस्याओं के मूल में भी ब्रिटिश शासन से उत्पन्न शोषण और विभेदपूर्ण नीतियां हैं। तो इसलिए भारत के लोगों की समस्याओं का निदान एकांतिक ढंग से संभव नहीं है, बल्कि इसके लिए समस्त देश को स्वतंत्र करना आवश्यक है। इस आंदोलन का प्रसार भी देशव्यापी स्तर पर हुआ। इस संघर्ष में हिंसा की अपेक्षा संवैधानिक साधनों के द्वारा राजनीतिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रयास किए गए। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ये नई चेतना सारे देश में फैल रही थी और बिहार भी इसके प्रभावों से अछूता नहीं रहा। राष्ट्र चेतना का जागरण कैसे हुआ? बिहार में राष्ट्र चेतना का जागरण लगभग उसी समय हुआ जब राष्ट्रीय स्तर पर इस भावना का प्रसार हो रहा था। इसके अनेक कारण थे। सर्वप्रथम, बिहार का क्षेत्र पिछली एक शताब्दी से भी अधिक समय से ब्रिटिश विरोधी आंदोलनों का केंद्र रहा था। वहाबी आंदोलन, सीमित विद्रोह और 1857 के संग्राम ने बिहार वासियों पर गहरा प्रभाव छोड़ा था। दूसरी ओर, पाश्चात्य शिक्षा के प्रसार ने नए राजनीतिक विचारों, विशेष करके राष्ट्रवादी के विकास में योगदान दे रहा था। ब्रिटिश प्रशासनिक नीतियों से उत्पन्न असंतोष अपनी जगह बना रहा था। बंगाल का क्षेत्र इस समय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रमुख केंद्र बना रहा था। बिहार चूँकि बंगाल से पूर्णतः संबंधित था, बिहार जो है वो बंगाल से पूर्णतः संबंधित था, इसलिए इन भावनाओं का बिहार में भी प्रसार हो रहा था। राष्ट्रीय भावना से प्रेरित सार्वजनिक संगठनों की स्थापना 1880 के दशक में देश के विभिन्न भागों में होने लगी थी। इस क्रम में 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एक निर्णायक मोड़ थी। 1886 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में बिहार के कई प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसके बाद कांग्रेस ने सभी अधिवेशनों में बिहारी प्रतिनिधि सक्रिय ढंग से हिस्सा लेते रहे। दरभंगा के महाराज लक्ष्मेश्वर सिंह ने भी कांग्रेस को आर्थिक सहयोग दिया। राष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाले संगठनों के संपर्क ने बिहारवासियों की राजनीतिक चेतना को तेज बनाया। इसी के साथ बिहार को बंगाल से पृथक करने और एक अलग प्रांत के रूप में संगठित करने की मांग की जाने लगी। बिहार प्रांत की मांग 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में बिहार को एक पृथक राज्य में परिवर्तित करने की मांग बुद्धिजीवियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने लगी। 1894 में बिहार टाइम्स नामक पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ, जिसमें कि बिहार को पृथक प्रांत बनाने की मांग रखी गई। इसके संपादक महेश नारायण थे और उनके प्रमुख सहयोगी सच्चिदानंद सिन्हा थे। इसी वर्ष बिहार के उपराज्यपाल सर चार्ल्स
इलियट को ज्ञापन दिया गया कि बिहार को पृथक प्रांत बनाया जाए, मगर इसे स्वीकृति नहीं मिली। बिहार के पृथकीकरण की ये मांग कई कारणों से प्रभावित थी। मुगल काल में बिहार एक अलग सूबा था। मुगल सत्ता के पतन के समय ये क्षेत्र बंगाल के नवाबों के प्रभावाधीन आ गया था। ब्रिटिश शासनकाल में ये बंगाल से संबद्ध रहा। इस कारण बिहार में प्रशासन, शिक्षा, विभिन्न व्यवसायों यथा डॉक्टर, वकालत आदि में बंगालियों का बहुत अधिक प्रतिनिधित्व रहा था। पाश्चात्य शिक्षा के विस्तार के फलस्वरूप अब बिहारवासी भी रोजगार के इन संभावनाओं में अपने अंश की प्राप्ति के लिए इच्छुक थे। वे बंगाल की छाया से बिहार को बाहर निकालना चाहते थे, इसलिए बिहार को बंगाल से अलग करने की मांग ने अब जोर पकड़ा। स्मरणीय है कि इस मांग की अभिव्यक्ति में शिक्षित मुसलमानों और कायस्थों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। लगभग एक दशक के बाद इन आरंभिक प्रयासों को एक निश्चित दिशा मिली जब 1905 में बंगाल के विभाजन का फैसला लॉर्ड कर्जन ने किया। बंगाल को पश्चिमी और पूर्वी बंगाल में विभाजित करने के इस फैसले के पीछे प्रशासनिक सुविधा को कारण के रूप में बताया गया, मगर वास्तव में इसका उद्देश्य बंगाल में राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करने और इस प्रांत को सांप्रदायिक आधार पर हिंदू बाहुल्य और मुस्लिम बाहुल्य इकाइयों में बांटना था। इस निर्णय का राष्ट्रवादियों ने जम करके विरोध किया। 1905 में बंगाल विभाजन के पश्चात स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से बंगाल में राष्ट्रीय आंदोलन का उग्र रूप विकसित हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में भी अब मध्यमपंथी यानी मॉडरेट्स नेताओं के स्थान पर अतिवादी यानी एक्सट्रीमिस्ट नेताओं का प्रभाव बढ़ने लगा था। बंग भंग विरोधी आंदोलन ने जैसे जैसे जोर पकड़ा, बिहार में भी इसके प्रभाव पड़े। ये चेतना बिहारियों के बीच भी थी कि बंगाल का विभाजन मात्र प्रशासनिक सुविधा के लिए ही नहीं किया गया है। प्रशासनिक सुविधा के दृष्टिकोण से बंगाल को विभाजित करने के बदले में बिहार के क्षेत्र को बंगाल से अलग एक पृथक प्रशासनिक इकाई बनाना कहीं उपयुक्त था। बंग भंग विरोधी आंदोलन ने बिहार में 2 स्तर पर राजनीतिक परिवर्तन लाने में योगदान दिया। प्रथम स्तर इस विभाजन के वैकल्पिक प्रस्ताव के रूप में पृथक प्रांत के गठन की मांग ने जोर पकड़ा और द्वितीय इसके फलस्वरूप बिहार में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का विकास आरंभ हुआ। क्रांतिकारी राष्ट्रवाद। बंग भंग विरोधी आंदोलन के क्रम में बंगाल में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का प्रसार हुआ था। अनुशीलन समितियों के माध्यम से सरकार के विरुद्ध हिंसात्मक संघर्ष की प्रेरणा दी गई। इसका प्रभाव बिहार पर भी पड़ा। बिहार में इस विचार के आरंभिक प्रणेताओं में डॉक्टर ज्ञानेंद्र नाथ, केदारनाथ बनर्जी और बाबाजी ठाकुर दास थे। बाबाजी ठाकुर दास ने पटना में 1906-07 में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना की और एक समाचार पत्र द मदरलैंड का प्रकाशन भी आरंभ किया, जिसके माध्यम से क्रांतिकारी विचारों का प्रचार हुआ। 1908 में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी नामक 2 युवकों ने मुजफ्फरपुर के जिला जज D.H. किंग्सफोर्ड की हत्या के प्रयास में उसकी फिटन पर बम फेंका। धोखे में 2 महिलाओं की हत्या हो गई जो कि इस फिटन पर सवार थी। ये मुजफ्फरपुर के एक विख्यात वकील प्रिंगल केनेडी की पत्नी और बेटी थी। खुदीराम बोस को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जबकि प्रफुल्ल चाकी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए आत्महत्या कर ली। खुदीराम पर मुकदमा चला और उसे फांसी की सज़ा दी गई। 11 अगस्त 1908 को खुदीराम को फांसी हुई। बिहार में यदाकदा हिंसात्मक वारदातें हुई, मगर इसका व्यापक प्रभाव नहीं हुआ। फिर भी मुजफ्फरपुर बम कांड की घटना से यहाँ के नव युवकों में नया उत्साह आया। रेवती नाग, चुनचुन पांडे, बटेश्वर पांडे, छोटन सिंह, नलिनी बागची एवं अन्य नव युवकों ने इस संदर्भ में सक्रिय भूमिका निभाई। सचिंद्र नाथ सान्याल ने 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना की। ढाका अनुशीलन समिति के सदस्य रेवती नाग ने भागलपुर में और यदुनाथ सरकार ने बक्सर में युवा क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने के भी उपाय किए। भूपेंद्र नाथ दत्त ने पटना में भी भवानी मंदिर क्रांतिकारी संस्था की स्थापना की। भूपेंद्र नाथ दत्त ने पटना में भवानी मंदिर क्रांतिकारी संस्था की स्थापना की। बिहार प्रांत का गठन।
1906 में सच्चिदानंद और महेश नारायण के द्वारा पृथक बिहार की मांग के समर्थन में एक पुस्तिका प्रस्तुत की गई थी। इसी वर्ष राजेंद्र प्रसाद के द्वारा पटना में बिहारी छात्र सम्मेलन का आयोजन हुआ। मजहरुल हक, अली इमाम और हसन इमाम ने भी पृथक बिहार के निर्माण की मांग को उठाया। इसके बाद 1908 में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का पहला अधिवेशन पटना में आयोजित हुआ। इस अधिवेशन में मोहम्मद फखरुद्दीन ने बिहार को बंगाल से पृथक कर एक नए प्रांत के रूप में संगठित करने का प्रस्ताव रखा, जिसे सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। 1908 में ही नवाब सरफराज हुसैन खां की अध्यक्षता में बिहार में कांग्रेसियों की एक सभा का आयोजन हुआ। इसमें बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन हुआ। इसके अध्यक्ष हसन इमाम बनाए गए। कौन बनाए गए? हसन इमाम। इन संस्थाओं के माध्यम से और विभिन्न समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं के माध्यम से पृथक बिहार की मांग ने जोर पकड़ा और 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में आयोजित शाही दरबार में बिहार और उड़ीसा के क्षेत्रों को बंगाल से पृथक कर एक नए प्रांत में संगठित करने की घोषणा सम्राट द्वारा की गई। 12 दिसंबर 1911 को नया प्रांत 11 अप्रैल 1912 से विधिवत स्थापित हो गया। इसके बाद 1916 में पटना उच्च न्यायालय और 1917 में पटना विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। 1912 में ही पटना में कांग्रेस का 27वां सम्मेलन आयोजित हुआ। इसके अध्यक्ष RN मुधोलकर थे। महामंत्री सच्चिदानंद सिन्हा और स्वागत समिति के अध्यक्ष मजहरुल हक थे। बिहार अब अपनी एक पृथक पहचान के साथ राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय हुआ। होम रूल आंदोलन। 1916 में भारत में होम रूल आंदोलन प्रारंभ हुआ। कब हुआ? 1916 में श्रीमती एनी बेसेंट के नेतृत्व में मद्रास तथा बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में पुणे में होम रूल लीग की स्थापना हुई। इसी वर्ष भारत को स्वशासन का अधिकार देने के लिए केंद्रीय विधान परिषद के 19 सदस्यों ने ज्ञापन दिया। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि भारत में स्वशासित संस्थाओं का इतिहास बहुत पुराना है और होम रूल के माध्यम से देश में स्वशासन और स्वराज्य के लक्ष्य को संवैधानिक तरीकों से हासिल किया जाएगा। इस पर हस्ताक्षर करने वालों में मजहरुल हक भी शामिल थे। 16 दिसंबर 1916 को पटना में मजहरुल हक के नेतृत्व में एक सभा का आयोजन हुआ, जिसमें कि पटना में होम रूल लीग की स्थापना पर विचार विमर्श किया गया। इसी सभा में बिहार में होम रूल लीग की स्थापना हुई, जिसके अध्यक्ष बने मौलाना मजहरुल हक। अन्य पदाधिकारियों में नवाब सरफराज हुसैन खां उपाध्यक्ष और चंद्रवंशी सहाय मंत्री बने। मुजफ्फरपुर में अन्य पदाधिकारियों में नवाब सरफराज हुसैन खां उपाध्यक्ष और चंद्रवंशी सहायक मंत्री बने। मुजफ्फरपुर में होम रूल लीग की स्थापना जनकधारी प्रसाद ने की थी। 1918 में श्रीमती एनी बेसेंट के 2 बार पटना की यात्रा की। एनी बेसेंट ने 18 अप्रैल और 25 जुलाई को उन्होंने होम रूल लीग के सदस्यों के साथ में संवैधानिक सुधारों संबंधी प्रस्तावों पर विचार विमर्श भी किया। होम रूल आंदोलन भारत में और बिहार में भी व्यापक समर्थन प्राप्त नहीं कर पाया और धीरे धीरे राष्ट्रीय आंदोलन में कांग्रेस की ही भूमिका निर्णायक बन गई। आगे बात करेंगे चंपारण सत्याग्रह के बारे में। उत्तर बिहार में स्थित चंपारण जिला 1917 में महात्मा गांधी द्वारा भारत में जन आंदोलन के शस्त्र के रूप में सत्याग्रह के प्रयोग का पहला स्थल रहा। इस क्षेत्र में अंग्रेज भूमिपतियों द्वारा किसानों का निर्मम शोषण एक लंबे समय से होता चला आ रहा था। किसानों को गोरे जमींदार बलपूर्वक नील की खेती के लिए बाध्य करते थे। प्रत्येक बीघा पर उन्हें 3 कट्ठे में नील की खेती अनिवार्यतः करनी पड़ती थी। इसे 3 कठिया व्यवस्था कहते थे। इसके बदले में उन्हें उचित मजदूरी नहीं मिलती थी। नील की खेती से भूमि पर भी बुरा प्रभाव पड़ता था। जो किसान नील की खेती करने से मुक्ति चाहते थे, उन पर मनमाने ढंग से लगान बढ़ा दिया जाता था। इस उत्पीड़न और शोषण के कारण किसानों की आर्थिक दशा दयनीय हो गई थी। प्रशासन, पुलिस और न्यायपालिका भी उत्पीड़न में जमींदारों की सहायता करती थी और किसानों को इस अत्याचार से मुक्ति की कोई राह नहीं नजर आ रही थी। 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में बिहार से काफ़ी संख्या में प्रतिनिधि शामिल हुए थे।
इन्हीं में चंपारण के राजकुमार शुक्ल भी थे, जो कि स्वयं इस उत्पीड़न के शिकार रहे थे। उन्होंने चंपारण के किसानों की दयनीय स्थिति पर ध्यान आकर्षित किया। ब्रज किशोर प्रसाद ने एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिसमें कि इन समस्याओं के निदान के लिए एक समिति के गठन की बात कही गई, जिसमें कि सरकारी और गैर सरकारी सदस्य शामिल हो। राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर ही गांधी जी चंपारण आने और स्थिति का अध्ययन करने पर सहमत हुए। इसके बाद अप्रैल 1917 में गांधी जी पटना और मुजफ्फरपुर से होते हुए चंपारण पहुंचे। स्थानीय प्रशासन ने उनके आगमन पर रोक लगाने का निर्णय लिया और गांधी जी को कानून विरोधी आचरण के लिए गिरफ्तार कर उन पर मुकदमा चलाया गया। गांधी जी के शांतिपूर्ण प्रयास का अनुचित ढंग से दमन करना सरकार के लिए भी कठिन सिद्ध हो रहा था। उधर गांधी जी की लोकप्रियता निरंतर बढ़ती जा रही थी। अंततः बिहार के उपराज्यपाल एडवर्ड गेट ने गांधी जी को वार्ता के लिए बुलाया और किसानों के कष्टों की जांच के लिए एक समिति का गठन का प्रस्ताव रखा, जो कि चंपारण अग्रेरियन कमेटी कहलाई। गांधी जी भी इसके सदस्य बने। कमेटी की अनुशंसा पर 3 कठिया व्यवस्था का कानून द्वारा अंत कर दिया गया। किसानों पर लगान भी घटा दिया गया और उन्हें क्षतिपूर्ति का धन भी मिला। वैसे तो किसानों के कष्टों के निवारण के लिए ये उपाय अपर्याप्त थे, फिर भी पहली बार शांतिपूर्ण जन विरोध के माध्यम से सरकार को कुछ मांगों को स्वीकार करने पर सहमत कर लेना एक बड़ी उपलब्धि थी। सत्याग्रह का ये पहला प्रयोग इस दृष्टिकोण से अत्यंत सफल रहा। नील की खेती अब अन्य कारणों से भी जमींदारों के लिए लाभदायक नहीं रही थी और शीघ्र ही चंपारण से नील कोठियों के मालिकों का प्रगमन आरंभ हो गया। आरंभिक किसान आंदोलन कौन कौन से थे? चंपारण सत्याग्रह की सफलता ने अन्य किसानों को भी शोषण और अत्याचार के विरुद्ध लड़ने की प्रेरणा दी। जून 1919 में मधुबनी जिला के किसानों को दरभंगा राज्य के विरुद्ध आंदोलन के लिए स्वामी विद्यानंद ने संगठित किया। लगान वसूली के क्रम में राज्य को गुमाश्तों के अत्याचार के विरोध और जंगल से फल और लकड़ी प्राप्त करने के अधिकार की प्रस्तुति इस आंदोलन की मुख्य विशेषता थी। आंदोलनकारियों ने अपने प्रयास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का समर्थन भी प्राप्त करने की कोशिश की, मगर कांग्रेस पर महाराजा दरभंगा के प्रभाव के कारण कांग्रेस इस आंदोलन के प्रति उदासीन रही। हताश होकर के किसानों ने हिंसा का रास्ता अपनाया। आंदोलन का विस्तार धीरे धीरे पूर्णिया, सहरसा, भागलपुर और मुंगेर जिलों तक हो गया। महाराजा दरभंगा ने आंदोलन का प्रभाव खत्म करने के लिए 1922 में एक प्रांतीय सभा का गठन कराया और इसे किसानों की मुख्य प्रवक्ता के रूप में मान्यता दी। फिर भी इस संस्था के प्रति किसान उदासीन रहे। कालांतर में महाराजा ने किसानों की कुछ मांगें स्वीकार कर ली और आंदोलन शिथिल पड़ गया। किसानों को संगठित करने और अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष की चेतना जागने में इस आंदोलन का महत्वपूर्ण योगदान रहा। खिलाफत और असहयोग आंदोलन। खिलाफत और असहयोग आंदोलन भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के 2 स्वर्णिम अध्याय थे। इसके पूर्व 1916 में लखनऊ में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हो चुका था और दोनों दल राष्ट्रीय आंदोलन में सहयोग कर रहे थे। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति ने भारत में हिंदुओं और मुसलमानों दोनों ही को असंतुष्ट व्यवस्था में छोड़ा था। युद्ध के दौरान और उसके पूर्व भी तुर्की के सुल्तान एवं खलीफा के लिए भारतीय उपमहाद्वीप के मुसलमानों द्वारा निष्ठा और सहयोग का आश्वासन दिया जाता रहा था। पान इस्लामिज्म अथवा सर्व इस्लामाबाद का प्रसार इस क्षेत्र में हुआ था। इस सिद्धांत के अंतर्गत विश्व भर में सभी मुसलमानों को एकता के सूत्र में बांधने के प्रयास किए गए थे और ऑटोमन खलीफा के प्रति निष्ठावान रहने की सलाह दी गई थी। युद्ध की समाप्ति पर जब विजयी मित्र राष्ट्रों ने तुर्कों के सुल्तान के साथ में अन्यायपूर्ण व्यवहार किया और ऑटोमन साम्राज्य के क्षेत्रों की बंदरबाट आरंभ की, तो भारतीय मुसलमानों में असंतोष भड़का। अन्य राष्ट्रवादी इसलिए चिंतित थे कि युद्ध की समाप्ति पर ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों की स्वशासन की मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने के अपने आश्वासन को पूरा नहीं किया था। इतना ही नहीं, युद्ध के दौरान भारत सुरक्षा नियम के अंतर्गत जो दमनकारी कानून बनाए गए थे, उनकी भी पुष्टि सरकार ने रॉलेट एक्ट के माध्यम से कर दी थी। इन्हीं कारणों से खिलाफत और असहयोग आंदोलन 1919 से 1923 के बीच हुए और इसमें आपसी तालमेल भी रहा।
खिलाफत आंदोलन का उद्देश्य तुर्की के सुल्तान एवं ऑटोमन खलीफा के प्रति मित्र राष्ट्रों के अन्यायपूर्ण व्यवहार का विरोध करना था, जबकि असहयोग आंदोलन का उद्देश्य ब्रिटिश सरकार पर संवैधानिक सुधारों को लागू करने के लिए दबाव बनाए रखना था। इससे हिंदू मुस्लिम एकता को भी बल मिला और राष्ट्रीय आंदोलन की गति भी तेज हुई। दोनों आंदोलनों का बिहार में व्यापक प्रभाव रहा और इनमें मौलाना मजहरुल हक का सक्रिय नेतृत्व रहा। बिहार में खिलाफत आंदोलन 1919 में प्रारंभ हुआ। प्रथम विश्व युद्ध के पूर्व ही 1912-13 में यूरोप में बाल्कन युद्ध लड़े गए। इसमें तुर्की के राज्य के विरुद्ध बाल्कन प्रायद्वीप ने ईसाई प्रजा ने विरोध किया। बाल्कन प्रायद्वीप की यूरोपीय देशों की तुर्की के प्रति शत्रुतापूर्ण आचरण को देखते हुए और तुर्की की जीर्ण शीर्ण दशा के कारण भारतीय मुसलमानों की सहानुभूति तुर्की के सुल्तान के प्रति रही। गया, जहानाबाद, मुंगेर, पटना, पूर्णिया आदि क्षेत्रों में अनेक सभाएं आयोजित हुई। तुर्की के सुल्तान की सहायता के लिए कोष इकट्ठा किया गया। मजहरुल हक इन कार्यों में सक्रिय रहे। 1914 में वे कांग्रेस के एक प्रतिनिधि मंडल के साथ में इंग्लैंड गए। उन्होंने युवा तुर्क दल और रेड क्रिसेंट सोसाइटी के प्रतिनिधियों से भेंट की और तुर्की के सुल्तान के समक्ष भी उपस्थित हुए। प्रथम विश्व युद्ध आरंभ होने पर कुछ भारतीय मुसलमानों ने तुर्की की ओर से अंग्रेजों के विरुद्ध कार्रवाई का फैसला किया। इस योजना में बिहार के कुछ मुस्लिम भी शामिल थे, जिनमें कि बहावी नेता मौलवी अब्दुल रहीम प्रमुख थे। सरकार को इस योजना की पूर्व सूचना मिल गई और इसे विफल कर दिया गया, मगर पान इस्लामी भावनाएं भी बनी रही। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति पर 16 फरवरी 1919 को पटना में हसन इमाम की अध्यक्षता में एक सभा हुई, जिसमें कि खलीफा के प्रति मित्र देशों के द्वारा उचित व्यवहार के लिए लोकमत बनाने की बात कही गई। इसी बीच सेब्रे की संधि द्वारा तुर्की पर अनेक कठोर शर्तें आरोपित किए जाने की बात स्पष्ट हो गई थी और भारतीय मुसलमानों में रोष बढ़ता रहा था। नवंबर 1919 में गांधी जी ने भी इस संधि के विरोध का फैसला किया। उन्होंने शांति स्थापना के उपलक्ष्य में मनाए जाने वाले समारोह के बहिष्कार का बयान दिया। बिहार में इसका स्वागत हुआ। 30 नवंबर को पटना में आयोजित एक सभा में हसन इमाम ने शांति समारोह के बहिष्कार का आह्वान किया। रांची, झारखंड में भी मौलाना आज़ाद के नेतृत्व में मुसलमानों ने न केवल इन समारोह का बहिष्कार किया, बल्कि रोष प्रदर्शन भी किया। 1920 में आंदोलन का प्रभाव और भी विस्तृत हुआ। 19 मार्च 1920 को सारे बिहार में मुसलमानों ने हड़ताल किया। भागलपुर, मुंगेर, आरा और मुजफ्फरपुर में इसका व्यापक प्रभाव रहा। अप्रैल 1919 में खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता मौलाना शौकत अली पटना आए। इस समय तक ब्रिटिश सरकार से असहयोग का विचार विकसित हो काफ़ी सशक्त हो चुका था। अप्रैल और मई के बीच में मजहरुल हक ने बिहार के अनेक नगरों की यात्रा की। मोतिहारी और छपरा में उन्होंने जनसभाओं को संबोधित करते हुए खलीफा के प्रति अंग्रेजों के विश्वासघात की लोगों को जानकारी दी और इस प्रश्न पर हिंदू और मुसलमानों के बीच एकता बनाए रखने का अनुरोध किया। 15 और 16 मई को फुलवारी शरीफ में मुस्लिम उलेमा, धर्माचार्य थे, मुस्लिम उलेमा का सम्मेलन हुआ, जिसमें कि सरकार से असहयोग का प्रस्ताव पारित हुआ। ऐसे ही प्रस्ताव बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी और बिहार प्रादेशिक सभा ने भी पारित किए। जून में पटना सिटी में गुलाम इमाम और उनके सहयोगियों ने आम सभाओं को संबोधित करते हुए ब्रिटिश सरकार से असहयोग करने और तुर्की पर आरोपित शर्तों की भर्त्सना करने का आह्वान किया। अगस्त को पटना में आयोजित सभा में नूरुल हसन ने प्रांतीय विधायिका से त्यागपत्र दिया। फुलवारी के शाह बदरुद्दीन ने शम्सुल उलेमा की उपाधि त्याग दी और शाह सुलेमान ने अवैतनिक दंडाधिकारी का पद त्याग दिया। अब खिलाफत और असहयोग आंदोलन के साथ साथ सक्रिय हुए। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में सितंबर 1920 में पारित हुआ, मगर इसके पूर्व ही बिहार में असहयोग का प्रस्ताव पारित हो चुका था और राष्ट्रवादियों ने सरकार से असहयोग आरंभ कर दिया था।
इस आंदोलन का मुख्य कारण भारत में ब्रिटिश शासन की नीतियों के विरुद्ध असंतोष था, जो कि कई वर्षों से बना रहा था। जून 1918 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट प्रकाशित हुई और जिसमें कि भारत के स्वायत्त शासन संबंधी कुछ प्रस्ताव रखे गए थे। ये प्रस्ताव राष्ट्रवादियों के लिए संतोषदायक नहीं थे। 29 अगस्त 1918 को कांग्रेस ने अपने बंबई अधिवेशन में इस रिपोर्ट पर विचार किया। इसकी अध्यक्षता बिहार के प्रसिद्ध बैरिस्टर हसन इमाम ने की थी। अधिवेशन में रिपोर्ट से असंतोष व्यक्त करने के अतिरिक्त ब्रिटिश सरकार पर दबाव डालने के लिए हसन इमाम के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल इंग्लैंड भेजने का प्रस्ताव रखा गया। इसी बीच भारत सरकार ने क्रांतिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई हेतु कुछ कठोर कानूनों का प्रावधान रॉलेट एक्ट के माध्यम से किया। इस दमनकारी कानून, जिसे राष्ट्रवादियों ने काला कानून कहा, इसके विरुद्ध जन आंदोलन गांधी जी ने छेड़ा। पहली बार देशव्यापी स्तर पर सत्याग्रह का आह्वान हुआ था। बिहार में भी 6 अप्रैल 1919 को हड़ताल हुई। छपरा, मुजफ्फरपुर, गया, मुंगेर आदि नगरों में इसका प्रबल विरोध हुआ। 11 अप्रैल को पटना में एक जनसभा आयोजित हुई, जिसमें कि गांधी जी की गिरफ्तारी का विरोध किया गया और सत्याग्रहियों ने प्रतिज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर किए। इसी बीच जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध देशव्यापी जन आंदोलन भड़क उठा। इसी पृष्ठभूमि में बिहार में भी असहयोग आंदोलन का प्रसार हुआ। आरंभिक चरण में ये आंदोलन खिलाफत के प्रश्न से ही जुड़ा रहा। जनवरी 1920 में गांधी जी और अली बंधुओं ने वायसराय से भेंट कर खलीफा के प्रति वचन भंग के प्रश्न पर ध्यान आकर्षित किया। 1920 में ही मौलाना मोहम्मद अली इंग्लैंड गए और प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज के समक्ष इस प्रश्न को उन्होंने रखा, मगर उन्हें निराशा हुई। अब गांधी जी ने खलीफा के प्रति अन्याय और जलियांवाला बाग हत्याकांड के दोनों मुद्दों पर सरकार के विरुद्ध असहयोग आंदोलन का आह्वान किया। अगस्त 1920 में राजेंद्र प्रसाद के सभापतित्व में बिहार प्रांतीय राजनीतिक सम्मेलन की बैठक भागलपुर में हुई, जिसमें कि गांधी जी के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। ब्रजकिशोर प्रसाद के सुझाव पर स्वराज्य के मुद्दे को भी असहयोग आंदोलन में सम्मिलित कर लिया गया। बिहार में असहयोग आंदोलन 1920 में प्रारंभ हुआ। असहयोग आंदोलन के क्रम में मजहरुल हक, राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, मोहम्मद शफी दाऊद और अन्य नेताओं ने विधायिका के चुनाव से अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली। कई अधिकारियों ने त्यागपत्र दे दिए और वकीलों ने अदालतों का बहिष्कार किया। महेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह और ब्रजनंदन प्रसाद इनमें प्रमुख थे। राजेंद्र प्रसाद के भाई राय साहब महेंद्र प्रसाद ने आंदोलन के दौरान राय साहब की उपाधि लौटा दी और अवैतनिक मजिस्ट्रेट के पद से इस्तीफा दे दिया। छात्रों ने स्कूलों और कॉलेजों से अपना नाम कटवा लिया। पटना लॉ कॉलेज के मोहम्मद शेर और बीएन कॉलेज के अब्दुल बारी एवं मोहम्मद शफी इनमें प्रमुख थे। इन छात्रों को शिक्षा का वैकल्पिक साधन उपलब्ध कराने के लिए पटना गया रोड पर एक राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना की गई। राजेंद्र प्रसाद इसके प्राचार्य बने। इसी बीच बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के 15 छात्र कॉलेज त्याग कर मजहरुल हक के पास में मार्गदर्शन के लिए आए। मजहरुल हक ने दीघा के पास अपने मित्र खैरू मियाँ की ज़मीन पर, जो उन्होंने दान कर दी, सदाकत आश्रम का निर्माण किया। यहाँ छात्रों द्वारा चरखे बनाने का काम आरंभ हुआ। धीरे धीरे ये स्थान बिहार में राष्ट्रीय आंदोलन का मुख्यालय बन गया। कालांतर में ये बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का मुख्यालय बना। इस बीच गांधी जी ने देश भर में राष्ट्रीय शिक्षा केंद्रों के निर्माण का प्रस्ताव रखा। बिहार में भी एक विद्यापीठ के गठन का निर्णय लिया गया। राष्ट्रीय महाविद्यालय के ही प्रांगण में बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन 6 फरवरी 1921 को गांधी जी द्वारा किया गया। मजहरुल हक इसके कुलाधिपति और ब्रजकिशोर प्रसाद कुलपति बने। लगभग सभी जिलों में इस विद्यापीठ से संबद्ध राष्ट्रीय पाठशालाओं की स्थापना हुई, जिनमें कि प्राथमिक स्तर से मैट्रिक तक शिक्षा की व्यवस्था की गई। इसके अतिरिक्त IAISC और BA-BSc की परीक्षा भी इस विद्यापीठ द्वारा हुई। 25,000 से अधिक छात्र इस राष्ट्रीय शैक्षिक प्रणाली से संबद्ध रहे। 30 सितंबर 1921 को मजहरुल हक ने सदाकत आश्रम से दी मदरलैंड नामक एक अखबार निकालना शुरू किया, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय भावना का प्रसार, असहयोग कार्यक्रम का प्रचार और हिंदू मुस्लिम एकता का उपदेश देना था।
नवंबर 1921 में ब्रिटेन के युवराज का भारत में आगमन हुआ। राष्ट्रवादियों ने इसके बहिष्कार का आह्वान किया। बिहार प्रांतीय सम्मेलन ने इस निर्णय का अनुमोदन किया। तो युवराज की यात्रा का बहिष्कार समझेंगे। 22 दिसंबर को युवराज प्रिंस ऑफ वेल्स का पटना में आगमन हुआ। उस दिन शहर में हड़ताल मनाई गई। असहयोग आंदोलन अपने चरमोत्कर्ष की ओर अग्रसर था। जब 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड के फलस्वरूप गांधी जी ने आंदोलन स्थगित कर दिया, इसके कुछ समय बाद 10 मार्च 1922 को गांधी जी गिरफ्तार कर लिए गए। 26 जुलाई को मौलाना मजहरुल हक को भी मदरलैंड्स में प्रकाशित एक लेख के कारण गिरफ्तार कर लिया गया। इन घटनाओं के कारण असहयोग आंदोलन का बिहार में प्रभाव कम होने लगा। उधर तुर्की में कमाल पाशा ने स्वयं खिलाफत का अंत कर दिया, जिस कारण खिलाफत आंदोलन भी निरर्थक हो गया। फिर भी जो उपर्युक्त दोनों ही आंदोलन, खिलाफत और असहयोग, बिहार में राजनीतिक चेतना जगाने की निर्णायक भूमिका निभाई। बिहार अब पूरी तरह से राष्ट्रीय आंदोलन की मुख्य धारा से जुड़ गया। आंदोलन का सबसे व्यापक प्रभाव तत्कालीन मुजफ्फरपुर और शाहाबाद जिलों में देखा गया। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार असहयोग आंदोलन के दौरान तिरहुत में स्थिति सबसे गंभीर थी तिरहुत में। इसके साथ आरा, गया, मुंगेर, किशनगंज और पूर्णिया के नगर भी इससे प्रभावित हुए। पटना इसका प्रमुख केंद्र रहा। मुसलमानों में भी एक नई चेतना जगी। ब्रिटिश सरकार से असहयोग के क्रम में ही फुलवारी में मौलाना सज्जाद द्वारा इमारत शरिया की संस्था का गठन हुआ, जो कि अभी भी सक्रिय है। इसका कार्यक्षेत्र बिहार, जो कि वर्तमान में झारखंड सहित इसका कार्यक्षेत्र एवं उड़ीसा था। इसके माध्यम से मुसलमानों द्वारा सभी धार्मिक और सामाजिक मामलों में सरकारी संस्थाओं की सहायता के बिना निर्णय लेने और इनका समाधान करने की व्यवस्था की गई थी। असहयोग आंदोलन में भागलपुर जिला में दीप नारायण सिंह, मुंगेर जिला में मोहम्मद जुबैर और मुजफ्फरपुर जिला में मोहम्मद शफी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्वराज दल 1922 में कांग्रेस का अधिवेशन बिहार में गया नगर में हुआ। इसके अध्यक्ष देशबंधु चितरंजन दास थे। इस अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा विधायिका में भाग लेने या इसका बहिष्कार को जारी रखने के मुद्दे पर बहस हुई और निर्णय बहिष्कार के पक्ष में हुआ। फिर भी कुछ प्रमुख नेता जैसे मोतीलाल नेहरू, चितरंजन दास आदि विधायिका में प्रवेश करने के पक्ष में थे। इन्होंने स्वराज दल का गठन किया। बिहार में फरवरी 1923 में स्वराज दल का गठन हुआ। श्री नारायण प्रसाद इसमें प्रथम अध्यक्ष और अब्दुल बारी सचिव बने। 2 जून को पटना में इसकी आरंभिक बैठक हुई। नवंबर 1923 में विधानमंडल के हुए आम चुनाव में विधानसभा के 8 और विधान परिषद के 10 स्थान स्वराज पार्टी को प्राप्त हुआ। स्वराज दल का विशेष प्रभाव बिहार में नहीं पड़ा। दिसंबर 1923 तक बिहार में इसकी विफलता स्पष्ट हो चुकी थी। साइमन कमीशन 1928 में साइमन आयोग का भारत आगमन हुआ। सर जॉन साइमन पर आधारित ये एक सदस्यीय आयोग भारत में मॉन्टफोर्ड सुधारों, जो कि 1919 में हुई थी, इसकी प्रगति की जांच करने के उद्देश्य से संगठित हुआ था। राष्ट्रवादियों ने इसके बहिष्कार का निश्चय किया। बिहार में भी यही निर्णय लिया गया और इसके लिए बड़े पैमाने पर तैयारी आरंभ हुई। अनुग्रह नारायण सिन्हा के नेतृत्व में एक सर्वदलीय बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें साइमन के बहिष्कार के लिए नौजवानों को संगठित करने और विरोध प्रदर्शन करने की योजना बनाई गई। 12 दिसंबर को आयोग के पटना पहुंचने पर इसके विरुद्ध प्रदर्शन हुए, काले झंडे दिखाए गए और आयोग का बहिष्कार हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन राष्ट्रीय आंदोलन का अगला महत्वपूर्ण चरण सविनय अवज्ञा आंदोलन था। इसका प्रस्ताव दिसंबर 1929 में लाहौर में कांग्रेस के अधिवेशन में पारित हुआ, जिसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की प्रस्ताव भी पारित हुआ और 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाने का फैसला हुआ। 26 जनवरी 1930 को बिहार में भी स्वाधीनता दिवस उत्साहपूर्ण ढंग से मनाया गया। छात्रों का इसमें सक्रिय योगदान रहा। कांग्रेस के नेताओं द्वारा प्रांतीय विधायिका से त्याग पत्र दिए गए। उधर गुजरात में नमक कानून के विरुद्ध सत्याग्रह आरंभ हुआ। 12 मार्च 1930 को गांधी जी की दांडी यात्रा आरंभ हुई और 5 अप्रैल को उन्होंने नमक कानून का उल्लंघन कर सत्याग्रह आरंभ किया।
बिहार में नमक सत्याग्रह का आरंभ 15 अप्रैल को चंपारण और सारण जिलों में नमकीन मिट्टी से नमक बना करके किया गया। इस सत्याग्रह का प्रसार मुजफ्फरपुर, पटना, शाहाबाद आदि क्षेत्रों में भी हुआ। सरकारी दमन चक्र ने कठोर रूप धारण किया और लगभग 13,000 लोग कैद कर लिए गए। पटना में 16 से 21 अप्रैल 1930 के बीच लोगों ने अनेक बार प्रदर्शन किए और पुलिस की मारपीट एवं अत्याचार को संयम के साथ सहा। 4 मई 1930 को गांधी जी की गिरफ्तारी हुई। इसके विरोध में जन प्रदर्शन हुए और 9 मई 1930 को बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने विदेशी वस्त्रों एवं शराब की दुकानों के आगे धरना देने का प्रस्ताव रखा। 16 मई को इस प्रस्ताव का कार्यान्वयन आरंभ हुआ। इस काम में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। स्वदेशी के प्रचार और विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार भावना इतनी प्रबल हुई कि छपरा जेल के कैदियों ने विदेशी वस्त्र पहनने से इनकार कर दिया और स्वदेशी वस्त्र उपलब्ध न कराए जाने पर नंगे रहने का निश्चय किया। कई दिनों तक ये नंगी हड़ताल जारी रही, तब जाकर के कैदियों को स्वदेशी वस्त्र दिए गए। मई 1930 में पटना स्वदेशी लीग की स्थापना हुई, जिसके अध्यक्ष सर अली इमाम बनाए गए। इस आंदोलन के क्रम में बिहार में चौकीदारी कर बंद करने के लिए भी आंदोलन हुआ। चौकीदारी कर की वसूली के क्रम में हो रहे अत्याचार से लोगों में असंतोष था। सारण, चंपारण, शाहाबाद, पूर्णिया, मुंगेर, पटना और अन्य जिलों के लोगों ने चौकीदारी कर देना बंद कर दिया। सरकारी दमन के उपाय अब तीव्र होने लगे। कांग्रेस के प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। 30 जून 1930 को कांग्रेस को अवैध संगठन घोषित कर दिया गया। 5 जुलाई को राजेंद्र प्रसाद भी गिरफ्तार हुए। उन्हें 6 महीने की कैद हुई। राजेंद्र प्रसाद को दमनकारी उपाय बहुत सफल न होने पर सरकार का भी रुख बदला। 5 मई 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ। कांग्रेसी नेताओं की रिहाई आरंभ हुई। आंदोलन भी स्थगित हो गया। ब्रिटिश सरकार और भारतीय नेताओं के बीच गोलमेज वार्ता हुई, जो कि विफल रही। इसलिए आंदोलन फिर से आरंभ हुआ। 4 जनवरी 1932 को राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर प्रसाद, कृष्ण बल्लभ सहाय आदि बंदी बना लिए गए। 26 जनवरी को फिर समस्त बिहार में स्वाधीनता दिवस मनाया गया। इसके विरुद्ध सरकारी दमन निर्दयतापूर्ण ढंग से आरंभ हुआ। मोतिहारी में गोलीकांड में कई लोग मारे गए। लगभग इसी समय रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक अनुदान के विरुद्ध हरिजनों के उद्धार का गांधी जी ने आह्वान किया। बिहार में हरिजन सेवक संघ की शाखाएं खोली गई। 12 जुलाई 1933 को गांधी जी ने सामूहिक सविनय अवज्ञा के स्थान पर व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा का प्रस्ताव रखा। बिहार में इसका काफ़ी अच्छा प्रभाव रहा। लगभग 880 सत्याग्रही जेल भेजे गए। 7 अप्रैल 1934 को गांधी जी ने पटना के अपने एक वक्तव्य में आंदोलन स्थगित करने की सलाह दी। 18 मई को बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने इसका समर्थन किया और बिहार में आंदोलन स्थगित हो गया, मगर इसके प्रभाव निर्णायक रहे और बिहार में राजनीतिक चेतना सबल हुई और दमन चक्र एवं हिंसात्मक उपायों का विरोध करने का संकल्प मजबूत हुआ। इस आंदोलन के क्रम में प्रशासन और पुलिस से जुड़े भारतीय अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच भी राष्ट्रीय आंदोलन के प्रति सहानुभूति जागृत हुई। इन्हीं दिनों बिहार में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन भी हुआ। इसके अतिरिक्त बिहार में युवा आंदोलन ने भी जोर पकड़ा। 1927 में पटना युवा संघ की स्थापना हुई और 1929 तक इसकी शाखाएं बिहार के अनेक नगरों में स्थापित हो गई। किसान सभा। बिहार में किसानों को संगठित करने और इनकी कठिनाइयों का निदान करने के उद्देश्य से मुंगेर में 1922-23 में किसान सभा का गठन शाह मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह द्वारा किया गया था। लेकिन किसान आंदोलन के निर्णायक मोड़ स्वामी सहजानंद सरस्वती ने दिया, जिन्होंने 4 मार्च 1928 को किसान सभा की औपचारिक ढंग से स्थापना की। 1929 में इस सभा की गतिविधियां काफ़ी बड़े पैमाने पर आरंभ हुई। नवंबर 1929 में सोनपुर मेला के अवसर पर एक सभा में प्रांतीय किसान सभा की विधिवत स्थापना हुई और स्वामी सहजानंद इसके प्रथम अध्यक्ष बने। इसी वर्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी बिहार की यात्रा कर किसानों में चेतना जगाने का काम किया। इस आंदोलन को बढ़ती हुई लोकप्रियता से एक ओर जमींदारों का वर्ग चिंतित और सतर्क हुआ, तो दूसरी ओर इसका दमन करने के लिए सरकार पर दबाव डालने की कोशिश भी आरंभ हुई।
इसके उद्देश्य से एक राजनीतिक दल यूनाइटेड पॉलिटिकल पार्टी की स्थापना हुई सितंबर 1932 में। किसान सभा द्वारा 1933 में एक कमेटी का गठन किया गया जिसने किसानों की दयनीय दशा के प्रति ध्यान आकर्षित करने का काम किया। 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ। इसके अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती थे और महासचिव प्रोफेसर NG रंगा। इन्होंने किसानों की समस्याओं के प्रति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ध्यान केंद्रित कराने का प्रयास किए। जवाहरलाल नेहरू ने इन प्रयासों का समर्थन किया। किसान सभा की लोकप्रियता में निर्णायक वृद्धि इस काल में हुई। 1936 में इसकी सदस्यता 2,50,000 तक पहुंच गई थी। कुछ समय के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और किसान सभा के बीच तालमेल भी बना रहा। 1937 के चुनावों के पूर्व दोनों में समझौता हुआ और कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में किसानों की समस्याओं पर चर्चा की। मगर चुनावों के बाद जब बिहार में कांग्रेसी मंत्रिमंडल की स्थापना हुई तो किसान सभा के साथ में मतभेद आरंभ हो गए, क्योंकि किसानों की समस्याओं का समाधान करने में इस मंत्रिमंडल ने कोई रुचि नहीं लाई। इस मंत्रिमंडल ने कोई भी रुचि नहीं ली। एक तो इस प्रांतीय सरकार की शक्ति नाम मात्र की थी, दूसरी ओर कांग्रेसी नेतृत्व का एक वर्ग इन समस्याओं के समाधान के लिए उत्सुक भी नहीं था। तो इस तनाव के कारण चंपारण, सारण और मुंगेर की जिला कांग्रेस समितियों ने अपने सदस्यों को किसान सभा के जुलूसों में भाग लेने से रोक लिया। इन परिस्थितियों में किसान ने प्रत्यक्ष कार्यवाही का रास्ता अपनाया। बढ़ियाटाल के इलाके के किसानों द्वारा जमींदारी के उन्मूलन की मांग को लेकर बृहत आंदोलन आरंभ हुआ। इसमें कार्यानंद शर्मा की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण रही। कांग्रेस के उदासीन रहने के कारण अब किसानों का झुकाव साम्यवादी दल के प्रति हुआ। स्वयं स्वामी सहजानंद ने भी साम्यवाद में दिलचस्पी दिखाई। मजदूर आंदोलन। किसानों की अतिरिक्त औद्योगिक मजदूरों के वर्ग ने भी संघर्ष का रास्ता अपनाया। 1917 में बाल्शेविक क्रांति और साम्यवादी विचारों के प्रसार ने इसकी पृष्ठभूमि रची। 1919 में दिसंबर माह में जमालपुर में मजदूरों की हड़ताल हुई। 1920 में SN हल्दर और व्योमकेश चक्रवर्ती के नेतृत्व में जमशेदपुर वर्कर्स एसोसिएशन की स्थापना हुई। 1920, 1922, 25, 28 में जमशेदपुर झारखंड में टाटा आयरन एंड स्टील वर्कर्स और कुछ अन्य मिलों में हड़तालें हुई। 1925 में और फिर से पुनः 1928 में मजदूर संगठन का पुनर्गठन हुआ। 1929 में झरिया झारखंड में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, जिसमें कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को अगले 7 साल के लिए अध्यक्ष चुना गया। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अधिवेशन में 1939-40 के दौरान झरिया, जमशेदपुर और धनबाद, जो अब झारखंड राज्य में है, अनेक बार हड़तालें हुई, किंतु मजदूर आंदोलनों का प्रभाव सीमित रहा। इनका लक्ष्य केवल मजदूरों की तात्कालिक मांगों को स्वीकार करना था और उनकी सुविधाओं को बनाए रखना था। साम्यवादी विचारधारा राष्ट्रीय सीमाओं से बंधी रही थी और इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजदूरों को संगठित करना था, लेकिन साम्राज्यवादी शक्तियों का विरोध करने के उद्देश्य ने मजदूर आंदोलन को भी ब्रिटिश सत्ता के विरोध की प्रेरणा दी। इन आंदोलनों में कुछ राष्ट्रीय नेताओं ने भी नेतृत्व प्रदान किया और कई मजदूर नेता भी इस क्रम में बिहार के राजनीतिक रंगमंच पर उभरे। सुभाष चंद्र बोस, अब्दुल बारी, जयप्रकाश नारायण आदि ऐसे महत्वपूर्ण नेता थे। सुभाष चंद्र बोस ने 1928 की जमशेदपुर झारखंड मजदूर हड़ताल को समाप्त कराने और मजदूरों एवं प्रबंधकों के बीच समझौता कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। गांधी जी और राजेंद्र प्रसाद ने भी 1-2 अवसरों पर मजदूरों के समर्थन में सक्रिय भूमिका निभाई थी। बिहार सोशलिस्ट पार्टी। कांग्रेस ने भिन्न विचारों वाले कुछ दल भी स्वतंत्रता संग्राम के क्रम में भारत में सक्रिय रहे थे। बिहार में भी ऐसे दलों का प्रभाव रहा। इनमें कुछ कांग्रेस की ही छत्र छाया में रहते हुए और कुछ इससे पृथक होकर के भी ब्रिटिश शासन का विरोध करने में सक्रिय रहे। इनके विचारों और कार्यविधि में जो भी अंतर हो रहा था, उद्देश्यों में पूर्ण सहमति थी। बिहार प्रादेशिक समाजवादी सम्मेलन ऐसे संगठनों में अत्यंत महत्वपूर्ण था।
इसने आरंभ से ही सरकार द्वारा श्रमिक आंदोलन के विरोध, कृषकों के प्रति अत्याचार और राजनीतिक बंदियों से दूर व्यवहार के प्रश्नों पर विरोध प्रकट किया। 1931 में ही गंगा शरण सिन्हा, रामवृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्रा आदि ने भी बिहार सोशलिस्ट पार्टी नामक एक संगठन स्थापित किया। 1934 में पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना हुई। इसके अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव और सचिव जयप्रकाश नारायण थे। अन्य सदस्यों में रामवृक्ष बेनीपुरी, गंगा शरण सिन्हा, योगेंद्र शुक्ल, अब्दुल बारी, कर्पूरी ठाकुर और बसावन सिंह आदि थे। इनका तालमेल कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से रहा और कांग्रेस की समाजवादी विचारों को अपनाने के लिए प्रेरित करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। दूसरी ओर इन्होंने किसानों और मजदूरों को संगठित करने और राजनीतिक स्तर पर सचेत करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भी इनकी गतिविधियां बहुत बड़े पैमाने पर रही थी। ऐसे ही उद्देश्यों से प्रेरित एवं अन्य संगठन फॉरवर्ड ब्लॉक था, जिसके संस्थापक सुभाष चंद्र बोस थे। 20 अक्टूबर 1940 को बिहार प्रांतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की कार्यकारिणी की बैठक पटना में हुई थी। इस संगठन पर सरकार की कड़ी निगरानी थी और मार्च 1942 तक ही इसके प्रमुख नेता बिहार में कैद किए जा चुके थे। बिहार में छात्र आंदोलन भी अत्यंत सक्रिय रहा। पटना युवक संघ की स्थापना 1927 में मणिंद्र राय के नेतृत्व में हुई। खादी के प्रचार और राष्ट्रीय भावना को जगाने में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। 1942 के आंदोलनों में भी छात्रों एवं युवकों की भूमिका निर्णायक रही थी। अब अन्य संगठन की बात करेंगे तो 1930 का दशक बिहार में राजनीतिक चेतना के जागरण के एक महत्वपूर्ण अध्याय था। इसी समय उन वर्गों की भी राजनीति में सक्रिय भागीदारी आरंभ हुई जो उस समय तक मुख्य धारा में पूरी तरह शामिल नहीं हो पाए थे। इसमें पिछड़ी जातियों और आदिवासियों की भूमिका उल्लेखनीय थी। पटना की राजनीति में अभी तक उच्च जातियों का पूर्ण वर्चस्व रहा था, चाहे वो मुस्लिम समाज से हो या फिर हिंदू समाज से। ये सुशिक्षित थे, आर्थिक मामलों में संपन्न थी और ब्रिटिश सरकार के साथ इनके संबंध भी बने हुए थे। राष्ट्रीय आंदोलन की मांगों और आकांक्षाओं को सशक्त और तार्किक अभिव्यक्ति देने में ये सक्षम थे, मगर इनकी संख्या सीमित थी। इनकी तुलना में पिछड़ी जातियों, विशेष करके यादव, कुर्मी और कोयरी की संख्या कहीं अधिक थी। राष्ट्रीय आंदोलन जैसे जैसे जन आंदोलन में परिवर्तित हुआ तो इन जातियों की भागीदारी भी बढ़ी और महत्वाकांक्षाएं भी। 1933 में ही इन तीनों जातियों ने आपसी तालमेल बनाने की कोशिश शुरू कर दी थी। 1936 में इन्होंने विधिवत ढंग से अपना एक संगठन त्रिवेणी संघ के नाम से स्थापित किया। इसमें चौधरी JNP मेहता, सरदार जगदेव सिंह और शिवपूजन सिंह ने सक्रिय भूमिका निभाई। त्रिवेणी संघ की प्रांतीय समिति के अध्यक्ष दासू सिंह बनाए गए। इनके कई सक्रिय सदस्य समाजवादी आंदोलन से भी जुड़े रहे। पिछड़ी जातियों की राजनीतिक गोलबंदी में इनका निर्णायक योगदान रहा। मुस्लिम समाज में भी पिछड़ी जातियों में राजनीतिक चेतना जागृत हुई। इनमें बुनकर समुदाय, जो कि अंसारी अथवा मोमिन के नाम से जाना जाता है, सक्रिय रहा। इनमें पहले मुसलमानों का अभिजात वर्ग, मुख्यतः जमींदार, राजनीतिक गतिविधियों में रुचि लेते रहे थे। इनमें कुछ का झुकाव मुस्लिम के प्रति था और कुछ कांग्रेस से जुड़े थे। एक समय में तो लीग और कांग्रेस दोनों ही एक साथ सदस्यता मुस्लिम नेताओं की रही थी। हसन इमाम ने एक ही वर्ष में कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के अधिवेशनों में अध्यक्षता का दायित्व निभाया था। एक अन्य दल बिहार इंडिपेंडेंट मुस्लिम पार्टी भी 1930 के दशक में सक्रिय रहा, जिसके नेता प्रसिद्ध एंटरप्रेन्योर मोहम्मद यूनुस के हाथ में था। बिहार के मुस्लिम राजनीति में 1937 के चुनाव एक स्पष्ट विभाजन रेखा थी। स्मरणीय है कि इन चुनावों में बिहार में मुस्लिम लीग को विशेष सफलता नहीं मिली थी। मोहम्मद यूनुस के दल ने आरक्षित मुस्लिम स्थानों पर सर्वाधिक जीत प्राप्त करके विधायिका में दूसरे बड़े दल की हैसियत प्राप्त कर ली थी। बहुसंख्यक दल कांग्रेस द्वारा सरकार बनाने से इनकार करने में मोहम्मद यूनुस ने सरकार का गठन किया, जो अल्पकालिक सिद्ध हुई। इसके बाद श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में सरकार का गठन हुआ।
मोहम्मद यूनुस के विरुद्ध जो भेदभाव और प्रताड़ना सरकार ने किया, उससे मुसलमानों में तीव्र प्रतिक्रिया हुई। इसका लाभ मुस्लिम लीग ने उठाया। मोहम्मद अली जिन्ना ने 1937 में बिहार भ्रमण कर लीग के लिए सदस्यता अभियान छेड़ा। इसके बाद बिहार में मुस्लिम लीग की लोकप्रियता में अद्भुत वृद्धि हुई। इसके विपरीत बिहार में बुनकर समुदाय ने कांग्रेस का साथ दिया। 1938 में अब्दुल कय्यूम अंसारी ने मोमिन कांग्रेस की स्थापना की। वे कांग्रेस के प्रति स्वामी भक्त रहे और लीग के प्रभाव को कमजोर करने में सक्रिय रहे। मुस्लिम लीग के बढ़ते हुए प्रभाव को रोकना कठिन था। बंगाल में हुसैन शहीद सुहरवर्दी का बढ़ता हुआ प्रभाव बिहार में भी महसूस किया जा रहा था और सांप्रदायिक द्वेष बढ़ता जा रहा था। इस संक्रमण काल में बिहार में उलेमा लीग के समर्थक नहीं थे। कुछ तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के कारण और कुछ इमारतें शरिया के असहयोग आंदोलन के जुड़ाव के कारण उलेमा का वर्ग सांप्रदायिक पूर्वाग्रह से बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं था। मुस्लिम लीग के प्रभाव में फिर भी कमी नहीं आई। इतना ज़रूर हुआ कि पिछड़ी जाति के मुसलमानों का समर्थन कांग्रेस के लिए बना। मुस्लिम पिछड़ी जातियों में अपनी पृथक पहचान की चेतना प्रबल हुई और इन्हें कांग्रेस ने आगे भी अपनी छत्रछाया में बनाए रखा। 1938 में आदिवासी महासभा का गठन हुआ। इसके अध्यक्ष थियोडोर सोरेन थे। कालांतर में इसके सबसे प्रभावशाली नेता राम जयपाल सिंह हुए। छोटा नागपुर पठार के आदिवासी लगभग एक शताब्दी पहले से ही ब्रिटिश शासन का विरोध करते रहे थे। इसी के साथ वो बंगाल एवं बिहार में आकर बसने वाले गैर आदिवासियों दीकुओं का भी विरोध करते रहे थे। ईसाई मिशनरियों द्वारा शिक्षा और अन्य सुविधाओं के विकास ने इनके राजनीतिक असंतोष को सक्रिय दिशा प्रदान की। राम जयपाल सिंह के नेतृत्व में संगठित होकर के इन्होंने एक पृथक राज्य की मांग प्रस्तुत की। कांग्रेस ने आदिवासियों के बीच भी अपने प्रभाव का विस्तार किया। 1946 के चुनाव में राज्यपाल सिंह को विशेष सफलता नहीं मिली, लेकिन झारखंड के पृथक्करण की मांग आने वाले दशकों में विभिन्न स्तरों पर उठाई जाती रही। इस प्रकार कांग्रेस की मुख्य धारा से अलग कई अन्य राजनीतिक एवं जातीय संगठन इस काल में बिहार में संगठित हुए, लेकिन 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध के विस्फोट ने इन राजनीतिक गतिविधियों को कुछ समय के लिए शिथिल कर दिया। द्वैध शासन तथा संवैधानिक प्रगति। 1912 में बिहार प्रांत के गठन के कुछ वर्ष बाद 1919 का भारत सरकार कानून लागू हुआ। इसके द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई। बिहार में 29 दिसंबर 1920 से ये प्रयोग आरंभ हुआ। उसी समय बिहार में प्रथम भारतीय गवर्नर के रूप में सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा ने पद ग्रहण किया। द्वैध शासन की व्यवस्था राष्ट्रवादियों को संतोषजनक प्रतीत नहीं हुई, क्योंकि इसमें मंत्रियों की शक्ति नगण्य थी और नौकरशाही पर इनका प्रत्यक्ष नियंत्रण भी नहीं था, तो इसलिए ये व्यवस्था सफल सिद्ध नहीं हुई। साइमन आयोग का उद्देश्य इसी व्यवस्था को सुधारने के उपाय सुझाना था, मगर राष्ट्रवादियों द्वारा बहिष्कार के कारण ये आयोग निष्क्रिय रहा। दूसरी ओर राष्ट्रवादियों का दबाव सरकार पर बना रहा और संवैधानिक सुधारों की मांग बढ़ती गई। इसके फलस्वरूप ब्रिटेन की सरकार को भारतीयों को स्वशासन का अधिकार देने में पुनः पहल 1935 में करनी पड़ी। इस वर्ष लागू हुए भारत सरकार कानून के अंतर्गत प्रांतों में स्वायत्त शासन और केंद्र में द्वैध शासन लागू हुआ। इसी वर्ष बिहार से उड़ीसा को पृथक कर एक नया प्रांत बनाया गया। बिहार में पहली बार विधायिका में द्वितीय सदन की व्यवस्था हुई। 1935 के कानून के अंतर्गत देश भर में जनवरी 1937 में चुनाव कराए गए। बिहार में कांग्रेस को प्रभावशाली बहुमत प्राप्त हुआ। कुल 152 स्थानों पर 152 स्थानों में 107 पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा और 98 स्थानों पर उसे विजय मिली। 24 मार्च 1937 को बिहार के तत्कालीन राज्यपाल M.G. हैलेट ने कांग्रेस विधायक दल के नेता श्री कृष्ण सिंह को सरकार बनाने का निमंत्रण दिया, मगर राज्यपाल ये आश्वासन देने को तैयार नहीं थे कि मंत्रियों के वैधानिक कार्यों में वे हस्तक्षेप नहीं करेंगे, तो इसलिए श्री कृष्ण सिंह ने सरकार बनाने से इनकार कर दिया। इसके बाद राज्यपाल ने बिहार इंडिपेंडेंट मुस्लिम पार्टी के नेता मोहम्मद यूनुस को सरकार बनाने का निमंत्रण दिया। मोहम्मद यूनुस बिहार के पहले प्रधानमंत्री बने।
उस समय प्रांतीय सरकार के प्रधान के लिए प्रधानमंत्री का ही पदनाम प्रयुक्त होता था। 1 अप्रैल 1937 को मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में पहला भारतीय मंत्रिमंडल बिहार में संगठित हुआ। इसके अन्य सदस्य थे वहाब अली, कुमार अजीत प्रसाद सिंह और गुरु सहाय लाल। कांग्रेस ने इसका विरोध किया। इसी बीच वायसराय ने आश्वासन दिया कि भारतीय मंत्रियों के वैधानिक कार्यों में राज्यपाल हस्तक्षेप नहीं करेंगे। 7 जुलाई 1937 को कांग्रेस की कार्यकारिणी ने सरकारों के गठन का फैसला किया। मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार ने त्यागपत्र दिया और 20 जुलाई को श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस का मंत्रिमंडल संगठित हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध जब सितंबर 1939 में आरंभ हुआ और इंग्लैंड की सरकार ने भारत को युद्ध में शामिल करने का निर्णय लिया, तो विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस ने सरकार से सहयोग समाप्त कर दिया। सभी प्रांतों में कांग्रेस की सरकारों का विघटन हो गया। बिहार में भी श्री कृष्ण सिंह ने 31 अक्टूबर 1939 को त्यागपत्र दिया। महिलाओं का क्या योगदान रहा? बिहार में राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं का भी सक्रिय योगदान रहा। 1919 के खिलाफत आंदोलन से 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन तक सभी महत्वपूर्ण घटनाओं में महिलाओं ने अपनी भूमिका निभाई। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेताओं मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली की माता अमीना बानो बेगम बी अम्मा ने पटना, भागलपुर, दरभंगा और मुंगेर में यात्रा कर इस आंदोलन का प्रचार करने और चंदा इकट्ठा करने का काम किया। लगभग 80,000 की रकम उन्होंने उस समय बिहार में इकट्ठा की, जो कि इस आंदोलन को आगे बढ़ाने में सहायक रही थी। 1921-22 के असहयोग आंदोलन ने इस आंदोलन में कई महिलाओं ने भाग लिया। इनमें अमला मुखर्जी एवं कादम्बिनी गांगुली की सक्रिय भूमिका थी। इन्होंने विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के साथ महिलाओं में सामाजिक चेतना जगाने, पर्दा प्रथा का विरोध करने और राष्ट्रीय कार्यों में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी पटना की कई महिलाओं ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया। इसमें श्रीमती भवानी मल्होत्रा, श्रीमती गौरी दास, श्रीमती सियार दास, श्रीमती हसन इमाम, माधुरी देवी, चंद्रावती देवी, राम किशोर देवी, विंध्यवासिनी देवी नाम उल्लेखनीय हैं। विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार, शराब की दुकानों पर धरना देने और खादी का प्रचार करने में वे सक्रिय रहे। 26 जनवरी 1930 को जब कांग्रेस ने स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की, तो पटना में गौरी दास के नेतृत्व में तिरंगा लहराया गया। राष्ट्रीय आंदोलन के रचनात्मक कार्यक्रमों में भाग लेने वाली महिलाओं में अग्रणी नाम प्रभावती देवी का है। वे जयप्रकाश नारायण की पत्नी और ब्रजकिशोर प्रसाद की पुत्री थी। उन्होंने काफ़ी समय गांधी जी के साबरमती आश्रम में बिताया। स्वदेशी के प्रचार प्रसार में भी इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस क्रम में उन्हें जेल भी जाना पड़ा। 1946 के बाद वे चरखा के महिलाओं के बीच लोकप्रिय बनाने में सक्रिय रही। चरखा को कदम कुआं पटना में उन्होंने महिला चरखा समिति की स्थापना की। उन्होंने गरीब महिलाओं को शिक्षा और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में ब्रिटिश सरकार के विरोध में होने वाली आक्रामक गतिविधियों में भी महिलाओं ने भाग लिया। इनमें भवानी मल्होत्रा, राम दुलारी सिन्हा, राम स्वरूप देवी, कृष्ण देवी, तारा रानी के नामों की चर्चा सम्मानपूर्वक ढंग से की जाएगी। इनमें कुछ की भागीदारी सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय से ही बनी रही थी। इनमें से कई महिलाओं ने सरकारी भवनों पर तिरंगा लहराने, थानों और डाकघरों को निशाना बनाने में हिस्सा लिया था। एक अलग उदाहरण आशा सहाय का है। वे 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज में शामिल हुई और नर्सिंग कोर की सदस्य बनी। 1946 में वे जापान से स्वदेश लौटी और महिलाओं को हथियार चलाने के लिए प्रशिक्षित करने का काम करती रही। इस सक्रिय योगदान के साथ परोक्ष रूप से अनेक महिलाओं ने अपने परिवार के पुरुषों, पति, भाई और अन्य लोगों को प्रोत्साहन करने और सत्याग्रह के क्रम में चोट खाने वालों को सहायता और चिकित्सा सुविधाएं भी उपलब्ध कराई और महिलाओं में राष्ट्रीय चेतना जागृत करने में भी उनकी भागीदारी प्रशंसनीय रही। भारत छोड़ो आंदोलन। द्वितीय विश्व युद्ध की प्रगति और उससे उत्पन्न गंभीर परिस्थितियों को देखते हुए कांग्रेस ने ब्रिटिश सरकार के कुछ शर्तों पर सहयोग की नीति अपनाई। इधर इंग्लैंड की सरकार ने भी भारतीय राष्ट्रवादियों की कुछ मांगों को स्वीकार करने का निर्णय लिया।
मार्च 1942 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने ब्रिटिश संसद में घोषणा की कि युद्ध की समाप्ति पर भारत को औपनिवेशिक स्वराज्य यानी डोमिनियन स्टेटस प्रदान किया जाएगा। इस व्यवस्था की रूपरेखा प्रस्तुत करने के लिए 22 मार्च 1942 को स्टैफोर्ड क्रिप्स भारत आए। उनके प्रस्ताव राष्ट्रवादियों के लिए असंतोषजनक सिद्ध हुआ। अगस्त 1942 में कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया। बिहार का इस आंदोलन में भी निर्णायक योगदान रहा। आंदोलन तीव्रता एवं विस्तार की दृष्टि से भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार अग्रणी राज्य था। 31 जुलाई को ही राजेंद्र प्रसाद ने बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी की एक विशेष बैठक बुला करके कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भावी संघर्ष के लिए संगठित होने का आदेश दिया। उसी दिन अंजुमन इस्लामिया हॉल में आयोजित सभा में 8 छात्रों और युवकों के द्वारा कांग्रेस के कार्यक्रम को समर्थन देने की योजना बनाई गई। 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन पारित होने के तुरंत बाद कांग्रेस के अधिकारी नेता गिरफ्तार कर लिए गए। 9 अगस्त 1942 को राजेंद्र प्रसाद भी गिरफ्तार हुए। इन्हें तत्कालीन जिलाधिकारी WG आर्चर ने गिरफ्तार किया और बांकीपुर जेल भेजा। इसका प्रबल विरोध छात्रों द्वारा किया गया। श्री बलदेव सहाय ने सरकारी नीति के विरोध में महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल के पद से इस्तीफा दे दिया। विरोध प्रदर्शन और जनसभाओं का क्रम ये जो जनसभा थी इसका क्रम प्रांत भर में आरंभ हुआ। सभी शैक्षिक केंद्रों में हड़ताल रही और राष्ट्रीय झंडे लहराए गए। अगस्त को विद्यार्थियों के एक जुलूस ने सचिवालय भवन के सामने विधायिका की इमारत पर राष्ट्रीय झंडा लहराने की कोशिश की। पटना के जिलाधिकारी WG आर्चर के आदेश पर पुलिस ने गोली चलाई। 7 छात्र मारे गए और अनेक घायल हुए। मरने वाले छात्र उमाकांत सिन्हा, रामानंद सेन, सतीश प्रसाद झा, देवीपत चौधरी, राजेंद्र सिंह, राम गोविंद सिंह और जगपति कुमार थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इस संस्थान में शहीद स्मारक का निर्माण हुआ। इसका शिलान्यास स्वतंत्रता दिवस को ही स्वतंत्र भारत के अधीन बिहार के प्रथम राज्यपाल जयराम दास दौलत राम के हाथों हुआ और औपचारिक अनावरण देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा 1956 में हुआ। इस गोलीकांड के विरोध में 12 अगस्त को पटना में पूर्ण हड़ताल रही। उसी शाम कांग्रेस मैदान में आयोजित सभा में जगत नारायण लाल की अध्यक्षता में प्रस्ताव पारित हुआ कि संचार सुविधाओं को ठप कर दिया जाए और सरकारी कार्यों में हर संभव बाधा प्रस्तुत की जाए ताकि सरकारी क्षेत्र शिथिल पड़ जाए। फलतः कई स्थानों पर रेल की पटरियां उखाड़ दी गई, तार और टेलीफोन की लाइनें काट दी गई। कई डाकघरों, रेल स्टेशनों, थानों और अन्य सरकारी इमारतों को जला दिया गया और पुलिस पर आक्रमण किए गए। सरकार ने भी निःशंस शक्ति का उपयोग कर आंदोलन का दमन किया। फिर भी मुजफ्फरपुर, मीनापुर, भोजपुर, बेलसंड, दरभंगा, शाहाबाद, गया, कुर्था, अरवल, पटना, पूर्णिया, कटिहार, धमदाहा, सहरसा, मुंगेर, भागलपुर आदि क्षेत्रों में हिंसात्मक घटनाएं घटी और प्रशासन के दमन चक्र के बावजूद क्रांतिकारियों ने अनेक स्थानों पर कुछ समय के लिए सरकार को ठप कर दिया। इस संघर्ष में जयप्रकाश नारायण ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्हीं के नेतृत्व में नेपाल में युवकों को छापामार युद्ध की शिक्षा देने के लिए एक केंद्र संगठित हुआ। नेपाल में ही आज़ाद दस्ता का अखिल भारतीय केंद्र और बिहार प्रांतीय कार्यालय संगठित हुआ। आज़ाद दस्ता का गठन विशेष रूप से सरकार के विरुद्ध तोड़फोड़ की कार्यवाही के लिए किया गया था ताकि युद्ध कार्यों में सरकार को बाधा पहुंचे। इसके बाद 1943 को ही मार्च अप्रैल में नेपाल के राजविलास जंगल में आज़ाद दस्ता के पहले प्रशिक्षण शिविर का गठन हुआ, जिसमें कि बिहार के 25 युवकों को अग्नि अस्त्रों को चलाने की शिक्षा दी गई। इसके निर्देशक सरदार नित्यानंद सिंह थे। इसके अतिरिक्त आज़ाद दस्ता के सदस्यों को तोड़फोड़ के लिए 3 तरह की कार्यवाही की शिक्षा दी गई थी। कौन कौन सी? यातायात के साधनों को क्षति पहुंचाना, औद्योगिक प्रतिष्ठानों को क्षति पहुंचाना और संचार साधनों को नष्ट करना। इसके लिए 3 तरह के उपाय थे। साधारण तोड़फोड़ के लिए हथियारों और औजारों का उपयोग, अग्निकांड द्वारा सरकारी फाइलों आदि का विनाश करना और रासायनिक पदार्थों और बारूद द्वारा विस्फोट से मिलों, कार्यालयों आदि का विनाश। ये 3 उपाय थे। इन कार्यों के लिए 2 तरह के दल तैयार किए गए। एक ओर वो लोग थे जो कि गुप्त ढंग से तोड़फोड़ की इन कार्यवाही को चला रहे थे। दूसरी ओर वो लोग थे जो कि व्यापक जन आंदोलन का एक अंग बन करके हिंसात्मक संघर्ष को आगे बढ़ा रहे थे। ऐसे संगठन की आवश्यकता 2 कारणों से महसूस की गई थी, जैसा कि राम मनोहर लोहिया ने स्पष्ट किया था।
एक तो इसलिए कि युवक में जो हिंसा और संघर्ष की भावना बन रही थी उसे एक सही और सुनियोजित दिशा प्रदान की जाए। दूसरा इसलिए कि दोबारा किसी जनक्रांति के विस्फोट के समय क्रांतिकारियों के पास ऐसे साधन और संगठन हो जिससे वो सरकार के नृशंस दमन और राज्य द्वारा हिंसा के प्रयोग का भरपूर मुकाबला कर सके। नेपाल में आयोजित आज़ाद दस्ता की कार्यवाही से प्रेरित होकर के बिहार में भागलपुर और पूर्णिया में भी इसी ढंग से संगठनों की स्थापना की गई। 1943 के अंत तक आज़ाद दस्ता सक्रिय रहा, लेकिन नेपाल की सरकार द्वारा जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया और अन्य क्रांतिकारियों की गिरफ्तार कर लिए जाने के कारण ये प्रयास शिथिल पड़ गया। जयप्रकाश नारायण इस काल में भूमिगत गतिविधियों में सक्रिय रहे। उन्होंने सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद सरकार से संपर्क बनाने की कोशिश की, मगर ये संभव नहीं हो सका। इस आंदोलन के क्रम में हिंसा और पुलिस दमन के असंख्य उदाहरण सामने आए। सिवान थाने पर राष्ट्रीय झंडा फहरान की कोशिश में फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव पुलिस की गोलियों के शिकार हुए। सारण में जगलाल चौधरी ने पुलिस थाने को जला डाला। चंपारण में एक पृथक सरकार बना ली गई। दरभंगा में कुलानंद वैदिक और सिगवारा में कर्पूरी ठाकुर ने संचार व्यवस्था को ठप करने का काम किया। मुजफ्फरपुर के पास थाने को जला दिया गया, जबकि गया के कुर्था थाने पर झंडा लहराने की कोशिश में श्याम बिहारी लाल मारे गए। कटिहार थाने पर झंडा लगाने की कोशिश में 13 वर्षीय बालक ध्रुव कुमार को पुलिस ने 13 अगस्त 1942 को गोली मार दी। डुमरांव में ऐसे ही प्रयास के फलस्वरूप कपिल मुनि को पुलिस ने गोली मार दी। छोटा नागपुर क्षेत्र में आदिवासियों ने और विशेषकर ताना भगत आंदोलनकारियों ने भी अपने क्षेत्र में ब्रिटिश सत्ता को चुनौती दी। मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, सीतामढ़ी और दरभंगा के क्षेत्रों में कई स्थानों पर क्रांतिकारी सरकारें संगठित कर ली गई। तिरहुत प्रमंडल में लगभग 2 महीनों तक जनता का शासन रहा। अमरपुर, बांका में एक राष्ट्रीय सरकार की स्थापना हुई। गांवों में पंचायतों और रक्षा दलों की स्थापना की जाने लगी और राष्ट्रवादियों ने वस्तुतः समांतर सरकार की स्थापना कर ली। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में बिहार में 15,000 से अधिक व्यक्ति बंदी बनाए गए। 8,783 को सजा हुई, 134 व्यक्ति मारे गए और 362 घायल हुए। इस आंदोलन ने अंततः सरकार को अपना रुख बदलने पर बाध्य किया। 1945 में राजनीतिक प्रक्रिया बहाल हुई और युद्ध की समाप्ति के बाद पुनः चुनाव हुआ। अब भारत स्वतंत्रता की ओर। ब्रिटिश सरकार ने बल प्रयोग द्वारा 1942 के आंदोलन पर दमन तो कर दिया, मगर अब स्पष्ट हो चला था कि अंग्रेज भारत में अधिक दिनों तक अपना शासन बनाए रखने में सफल नहीं होंगे। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के साथ ये भी स्पष्ट हो गया कि ब्रिटेन अपने विशाल औपनिवेशिक साम्राज्यवाद को बनाए रखने में सक्षम नहीं रहा है। युद्ध से हुई गंभीर सैनिक और आर्थिक क्षति के दुष्परिणाम स्वतः स्पष्ट थे। एशियाई और अफ्रीकी उपनिवेशों के निवासी भी सामान्य रूप से औपनिवेशिक शासन का विरोध कर रहे थे। 1945 में ब्रिटेन में हुए चुनाव में लेबर पार्टी विजयी रही। नए प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने घोषणा की कि भारत में सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया जून 1948 तक पूरी हो जाएगी। इसके पूर्व भी युद्ध के दौरान ब्रिटेन की सरकार ने क्रिप्स प्रस्ताव के माध्यम से भारत को स्वशासी राज्य यानी डोमिनियन का दर्जा देने की बात कही थी, जिसे राष्ट्रवादियों ने अस्वीकार कर दिया था। भारत में सत्ता हस्तांतरण के नए प्रस्तावों को लेकर के 1945 में ब्रिटिश मंत्रिमंडल के 3 सदस्यों पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स और पीवी अलेक्जेंडर पर आधारित कैबिनेट मिशन ने भारत का दौरा किया और विभिन्न दलों से विचार विमर्श किया। सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया में लेकिन एक बड़ी बाधा अब भी बनी हुई थी। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच 1937 के चुनावों के बाद से ही गंभीर मतभेद हो गए थे। 1940 में मुस्लिम लीग ने लाहौर प्रस्ताव के माध्यम से भारत के विभाजन और मुस्लिम बाहुल्य देश पाकिस्तान की स्थापना की मांग रख दी थी। कैबिनेट मिशन के द्वारा जो योजना कैबिनेट मिशन प्लान प्रस्तुत की गई थी, उसमें एक भारतीय परिसंघ फेडरेशन का प्रस्ताव था, जिसके घटक प्रांतों को स्वायत्त शासन के व्यापक अधिकार प्राप्त थे, मगर इस पर भी समझौता संभव नहीं हो सका। बिहार में इन घटनाओं का प्रभाव स्वतः महसूस किया गया था। 1937 के बाद बिहार मुस्लिम लीग की लोकप्रियता और सदस्य संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई थी। सांप्रदायिक राजनीति का विषाक्त प्रभाव बढ़ता जा रहा था और हिंदू और मुसलमानों के बीच तनाव बन रहा था।
इसी माहौल में 1946-47 में बिहार में बड़े पैमाने पर हिंदू मुस्लिम दंगे हुए। इनकी पृष्ठभूमि में लीग द्वारा डायरेक्ट एक्शन डे मनाने का निर्णय था। इसकी प्रतिक्रिया में जून 1946 में कलकत्ता में हुए दंगे थे, जिनका प्रभाव नोआखली वर्तमान में बांग्लादेश में ही स्थित है। इसमें सांप्रदायिक हिंसा के रूप में प्रकट हुआ और सांप्रदायिक हिंसा की आग बिहार तक फैल गई। इस भीषण नरसंहार में मरने वालों की निश्चित संख्या का अनुमान कठिन है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 5000, समाचार पत्रों के आकलन के अनुसार 7,500 से 15,000, मुस्लिम लीग के दावे के अनुसार 30,000 और कांग्रेस के वर्णानुसार 2,000 लोग मारे गए। स्मरणीय है कि उस समय बिहार प्रांत में कांग्रेस की ही सरकार थी। मरने वालों से कई गुना अधिक संख्या में लोग घायल और बेघर हो गए। बिहार से बड़ी संख्या में मुसलमानों का पलायन पूर्वी बंगाल की ओर आरंभ हुआ, जो कि बाद में पूर्वी पाकिस्तान बना और अब बांग्लादेश है। पूर्वी बंगाल से हिंदुओं का पलायन भी आरंभ हुआ। आने वाले दशकों में इन घटनाओं ने बिहार को सांप्रदायिक मामलों में एक संवेदनशील क्षेत्र बनाए रखा, सेंसिटिव। इसके बीच 1946 में भारत में आम चुनाव हुए। बिहार में कांग्रेस की अंतरिम सरकार का गठन श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में हुआ। स्वतंत्र भारत के लिए संविधान रचने के वास्ते संविधान सभा का गठन हुआ। इसके अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा चुने गए। उनकी मृत्युपरांत डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस पद पर आसीन हुए। तो इस प्रकार भारत की संविधान सभा के दोनों ही अध्यक्ष बिहार से ही आए। भारत विभाजन के प्रश्न पर कांग्रेस और लीग में सहमति बनाने के साथ ही सत्ता हस्तांतरण का रास्ता साफ हो गया। 14-15 अगस्त की मध्यरात्रि को ब्रिटिश शासन का अंत हुआ और भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। स्वतंत्र भारत में बिहार के पहले राज्यपाल श्री जयराम दास दौलतराम और पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह हुए। अद्यतन बिहार 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। बिहार अब भारतीय गणराज्य का अभिन्न अंग और दूसरा बड़ा राज्य आबादी के आधार पर बना। 1952 में स्वतंत्र भारत में पहला आम चुनाव हुआ। बिहार में कांग्रेस को भारी बहुमत प्राप्त हुई और श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में नए मंत्रिमंडल का गठन हुआ। 1952 से 1967 के चुनावों तक कांग्रेस की सरकार बिहार में रही। इस अवधि में पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से बिहार में कृषि एवं उद्योगों की निर्णायक प्रगति हुई। 1950 में बिहार में जमींदारी प्रथा को समाप्त कर दिया गया। इस काम में श्री कृष्ण वल्लभ सहाय ने मुख्य भूमिका निभाई। इसके बाद 1956 में बिहार की सीमाओं का पुनर्निर्धारण हुआ। इसके अंतर्गत उत्तर बिहार में पूर्णिया के किशनगंज जिला और दक्षिण बिहार में मानभूम और पुरुलिया के कुछ भाग पश्चिम बंगाल राज्य में मिला दिए गए। कई विविध परियोजनाओं और औद्योगिक संयंत्र विकसित हुए और तकनीकी शिक्षा के संस्थान खोले गए। नए विश्वविद्यालयों की भी स्थापना हुई। 1961 में श्री कृष्ण सिंह की मृत्यु के बाद विनोदानंद झा मुख्यमंत्री बने। 1963 में उन्हें कामराज योजना के कारण त्यागपत्र देना पड़ा और श्री कृष्ण वल्लभ सहाय मुख्यमंत्री बने। श्री सहाय का कार्यकाल समस्याओं का काल रहा। 1960 के दशक में बिहार में कई बार हिंदू मुस्लिम दंगे हुए। रांची घाटिया 1964 में, जमशेदपुर में 1967 में जमशेदपुर के दंगे काफ़ी विनाशकारी रहे। 1966-67 के बिहार भीषण अकाल की चपेट में आया। सरकार द्वारा राहत संबंधी उपाय अपर्याप्त रहे और ग्रामीण लोगों को अपार कष्ट झेलना पड़ा। 1967 में बिहार में छात्र आंदोलन भी हुआ। पटना और कुछ अन्य स्थानों पर पुलिस द्वारा छात्रों पर गोली चलाई गई। स्वतंत्र भारत में बिहार में पहली बार जनता द्वारा चुनी गई सरकार ने इस ढंग से दमनात्मक कार्रवाई की थी। इसके नतीजे में कांग्रेस सरकार की लोकप्रियता प्रभावित हुई। 1967 के चुनावों में कांग्रेस पराजित हुए। विभिन्न गैर कांग्रेसी दलों ने संयुक्त विधायक दल का गठन कर साझा सरकार यानी कोलिशन बनाई। श्री महामाया प्रसाद सिंह मुख्यमंत्री बने, मगर ये सरकार अस्थिर रही और 1968 में बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। कब? 1968 में। 1971 में भारत पाक युद्ध में पाकिस्तान की करारी हार हुई और बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश बन गया। इसके पूर्व ही बांग्ला भाषी और उर्दू भाषी बिहारी समुदायों के बीच में हिंसात्मक झड़पें होती रही थी। बांग्लादेश की स्थापना से विस्थापित होने वाले बिहार मुसलमानों का एक वर्ग पुनः भारत लौटने और निवास ग्रहण करने पर बाध्य हुआ। 1974 में गुजरात के नवनिर्माण आंदोलन से प्रेरित छात्रों का बिहार में भी जन आंदोलन आरंभ हुआ।
जल्द ही इसे समाजवादी नेता लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व प्रदान किए गए। 1975 में प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी का चुनाव इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अवैध करार दिया। श्रीमती गांधी ने 25 जून 1975 को देश में आंतरिक आपातकाल की घोषणा कर दी। संवैधानिक अधिकार शिथिल हो गए। व्यक्तिगत स्वतंत्रता, समाचार पत्रों की स्वतंत्रता समाप्त कर दी गई। प्रमुख राजनीतिक नेताओं को कैद कर लिया गया और कुछ संगठन अवैध घोषित कर दिए गए। इस दमनकारी व्यवस्था का बिहार में बड़े पैमाने पर विरोध हुआ। इसी क्रम में श्री जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का विचार प्रस्तुत किया। इस आंदोलन ने निश्चित रूप से भारत में जनतंत्र की बुनियाद को मजबूत किया। स्वतंत्र भारत के इतिहास में इस कठिन और चुनौतीपूर्ण चरण में फिर एक बार बिहार ने देश को नई रोशनी दिखाई। 1977 में आयोजित आम चुनाव में बिहार में कांग्रेस को एक भी स्थान नहीं मिला। नवगठित जनता पार्टी ने निर्णायक बहुमत के साथ सरकार का गठन किया और श्री कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री बने। 1970 का दशक का अंत बिहार में हिंसात्मक घटनाओं से प्रभावित रहा। एक ओर नक्सली हिंसा और ग्रामीण क्षेत्रों में नरसंहार की घटनाएं घटी, जिनका प्रभाव आज तक बना हुआ है। इतना अंतर आवश्यक हुआ है कि निजी सेनाओं, प्राइवेट आर्मीज के टकराव की जगह अब नक्सल पुलिस टकराव की घटनाएं अधिक हो रही है। 1978 में ही कर्पूरी ठाकुर द्वारा आरक्षण लागू करने के विरोध में छात्रों का आंदोलन हुआ। 1979 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री मोरारजी देसाई ने मंडल आयोग नियुक्त किया ताकि पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण की संभावनाओं की समीक्षा की जाए। मंडल आयोग की सिफारिशें 1989 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री वीपी सिंह ने लागू कर दिया। इसके विरोध में उच्च जातियों का विरोध छात्र आंदोलन के रूप में फूट पड़ा। बिहार में भी इन घटनाओं का प्रभाव पड़ा। 1984 में श्रीमती इंदिरा गांधी को हत्या के पश्चात कई राज्यों में सिख विरोधी दंगे भड़क उठे। बिहार में कई नगरों में हिंसात्मक गतिविधियों में सिखों की हत्या और उनके घरों, दुकानों को लूटने की घटनाएं घटी। 1989 में ही राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का विवाद जोर पकड़ लिया। इसी क्रम में रामशिला पूजन के लिए विभिन्न नगरों में गतिविधियां आरंभ हुई। सांप्रदायिक द्वेष का प्रभाव बिहार में भी पड़ा। 1989 में भागलपुर और पास के ग्रामीण क्षेत्रों में भयावह दंगे हुए, जिसका शिकार मुसलमान हुए। मुख्यमंत्री श्री सत्येंद्र नारायण सिंह ही नहीं बल्कि प्रधानमंत्री राजीव गांधी व्यक्तिगत हस्तक्षेप के बावजूद स्थिति को नियंत्रित नहीं कर पाए। 1990 में ही श्री लालू प्रसाद मुख्यमंत्री बने। उसके द्वारा श्री लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा को रोकने के विरोध में फिर सांप्रदायिक दंगे हुए, जिससे राजधानी पटना भी प्रभावित हुई, लेकिन इस बार हिंसा पर जल्द ही काबू पा लिया गया। 1992 में बाबरी मस्जिद के विध्वंस पर देश के विभिन्न भागों में दंगे हुए, मगर बिहार में शांति बनी रही। 1995 में श्री लालू यादव पुनः मुख्यमंत्री बने, लेकिन उनके कार्यकाल के आरंभ में ही चारा घोटाला का विवाद सामने आया। 1996 में इस सिलसिले में मुकदमा आरंभ हुआ और श्री लालू प्रसाद अभियुक्त बनाए गए। राजनीतिक दबाव के कारण उन्हें त्यागपत्र देना पड़ा और उनकी पत्नी श्रीमती राबड़ी देवी ने बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री के रूप में सत्ता संभाली। 2000 में बिहार राज्य का विभाजन हुआ और छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र को झारखंड नामक नया राज्य बना दिया गया। इसके नतीजे में बिहार का खनिज संपदा और औद्योगिक केंद्रों वाला क्षेत्र बिहार से अलग हो गया। इसके बाद 2005 में जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन ने चुनाव जीत करके नई सरकार बनाई और श्री नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। बिहार में आपराधिक तत्वों और घटनाओं पर बहुत हद तक अंकुश लगाया गया। आर्थिक स्थिति सुधरने के उपाय भी हुए। 2007 में बिहार में प्रथम वैश्विक सम्मेलन ग्लोबल समिट का आयोजन हुआ और 2008 तक बिहार की अर्थव्यवस्था में स्पष्ट प्रगति हुई, लेकिन इसकी गति कुछ ही समय में धीमी पड़ गई। 2007-08 में पंजाब, महाराष्ट्र और पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों में बिहारियों, मुख्यतः मजदूरों के खिलाफ हिंसा भड़क उठी। प्रतिक्रिया स्वरूप बिहार में भी पूर्वोत्तर के लोगों पर हमले हुए, लेकिन स्थिति बिगड़ने के पहले ही नियंत्रित कर ली गई। 2010 में प्रथम बिहार दिवस का आयोजन हुआ। इसके माध्यम से बिहारी अस्मिता को प्रोत्साहन देने के प्रयास हुए और ऐसे आयोजन बिहार के बाहर भी हुए। 2012 में बिहार शताब्दी वर्ष के समारोह बड़े पैमाने पर आयोजित हुए। आधुनिक बिहार के इतिहास का एक गौरवशाली अध्याय पूरा हुआ। 2014 में संसदीय चुनाव में श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के भारतीय जनता पार्टी ने निर्णायक बहुमत प्राप्त किया। बिहार में भी यही स्थिति रही, जब अधिकतर संसदीय क्षेत्रों में भाजपा को स्पष्ट सफलता मिली।
नीतीश कुमार ने जनादेश का सम्मान करते हुए त्यागपत्र दे दिया और श्री जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री बने। लेकिन बदलते हुए राजनीतिक परिदृश्य में पुनः नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद ग्रहण किया। 2015 में आयोजित विधानसभा चुनाव में जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस ने महागठबंधन बनाकर के बहुमत प्राप्त किया और श्री नीतीश कुमार फिर मुख्यमंत्री बने। राजनीतिक उतार चढ़ाव के बावजूद बिहार 21वीं शताब्दी के इस आरंभिक चरण में सामाजिक न्याय, सांप्रदायिक सहिष्णुता और समावेशी विकास का उदाहरण बनकर के उभरा। और इसके साथ ही आज का सेशन और अध्याय 3 समाप्त होता है। अगले सेशन में बाकी के अध्याय को हम लोग कवर करेंगे।